तो डियर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बात कर रहे थे, तो उसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है जब बियरिंग कैपेसिटी पे जब हमारा वाटर टेबल इंट्रोड्यूस हो जाता है तब। तो अगर वाटर टेबल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अगर जोन 1 में हमारा वाटर टेबल आ रहा है ना, जोन 1 में वाटर टेबल आ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जोन 2 में अगर वाटर टेबल आएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जोन 3 में अगर वाटर टेबल आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे Q U इज इक्वल टू सी एन सी जोन 1 के लिए, गामा डी एफ एन क्यू जोन 2 के लिए, और 0.3 बी गामा एन बाई जोन 3 के लिए। तो इसी में जो है अगर जोन 1 में पानी आएगा तो इसमें चेंजेस होगा, जोन 2 में पानी आएगा तो इसमें चेंजेस होगा, जोन 3 में आएगा तो इसमें चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा चलिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए जोन 1 में यानी केस 1 व्हेन वाटर टेबल इन जोन 1, जब जोन 1 में वाटर टेबल होगा तब, यानी बियॉन्ड अ स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल है ना, स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल के बियॉन्ड होगा, तो उस कंडीशन में ZW जो है बड़ा होगा B से, यानी नो इफेक्ट ड्यू टू वाटर टेबल इज और ऑन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है ना, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर जोन 1 में पानी है। अगर जोन 1 के इस पॉइंट पे भी आ जाए है ना, इस पॉइंट पे भी अगर पानी आ जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जोन 1 से जोन 2 में अगर इंटर कर जाए, जोन 2 में अगर इंटर कर जाए, यहाँ पे अगर जोन 2 में इंटर कर जाए, यहाँ पे अगर कहीं पे भी मान लो कि यहाँ पे अगर पानी आ जाए तो वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक, केस 2 वाटर टेबल इज इन जोन 2, इसको जो है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन, फाउंडेशन के नीचे है ना, लेकिन स्ट्रेस जोन में आ रहा है, जिसको जेड गामा जो है या जेड वाई जो है, जेड वाई जो है वो 0 से क्या हो जाएगा आपका, यानी जो डेप्थ होगा कि कहाँ पे वाटर टेबल है, वो जो डेप्थ होगा, वो जो डेप्थ है या जो विड्थ है कॉलम का, क्योंकि सैलो फाउंडेशन दे रहे हैं तो जो विड्थ है कॉलम का उससे तो बड़ा होगा, ठीक है, उससे बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा लेकिन उस डेप्थ से छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सैलो फाउंडेशन में कि अगर ये मान लो कि यहाँ तक ये विड्थ है फाउंडेशन का, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेस जोन बनेगा वो स्ट्रेस जोन बनेगा जितना डेप्थ उसका विड्थ है ना, उतना ही जो है स्ट्रेस जोन भी लेकर चलते हैं। तो ये जो विड्थ है इस विड्थ के इक्वल बनता है, तो जोन 2 जो आएगा वो इस विड्थ के इक्वल आएगा, तो इससे छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, या 0 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 से बड़ा ही हो, लेकिन उसके इक्वल भी आ सकता है। तो इसमें क्या होगा कि 1 and 3 विल बी चेंज्ड, जो टर्म यहाँ पे लिख दो, टर्म 1 and 3, जो टर्म 1 है और टर्म 3 है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। इन दिस केस थर्ड टर्म ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन विल बी अफेक्टेड, इफेक्ट ऑन फर्स्ट टर्म इज नेग्लिजिबल, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म पे देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड टर्म पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। टू अकाउंट वाटर टेबल इफेक्ट आइदर यूज इफेक्टिव पैरामीटर्स, इफेक्टिव पैरामीटर्स को यूज करेंगे गामा डैश, सी डैश, फाई डैश फॉर द सॉइल बिलो फाउंडेशन लेवल, और यूज करेक्शन फैक्टर इन थर्ड टर्म और मॉडिफाइड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, मॉडिफाइड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर या करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे है ना, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा क्यू यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा ई क्यू एन गामा। यहाँ पे जो गामा ई क्यू है ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गामा बी जेड वाई प्लस बी माइनस जेड बाई इंटू गामा डैश बाई
बी, यानी जो विड्थ लिए वो, ये मतलब इस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। एंड जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होगा वो हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या वो इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग आर गामा स्टार से। तो Q इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सेट एन वाई आर वाई स्टार। आर वाई स्टार निकालने के लिए हाफ ऑफ इंटू 1 प्लस जेड वाई बाई बी, ये जो है फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है वो यहाँ पे करेंगे, जो कि थर्ड टर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट है कि इफ वाटर टेबल इज एट बेस ऑफ फाउंडेशन, अगर बेस ऑफ फाउंडेशन पे वाटर टेबल आ जाए, है ना, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि एन क्यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा डैश एन वाई हो जाएगा, यानी जो करेक्शन फैक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा कहीं और पे भी रहेगा तो कुछ ना कुछ वो वैल्यू तो देगा ही, लेकिन वो 1 से छोटा रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं केस 3 का। तो केस 3 जब वाटर टेबल जो है जोन 3 में आ जाए, यानी वाटर लेवल इज एबव बेस ऑफ फुटिंग एंड एट डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कुछ तो नीचे होना चाहिए, है ना, ग्राउंड से, लेकिन फाउंडेशन के बेस से ऊपर है, जिसको जेड जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इफ दिस केस या इन दिस केस ऑल द 3 टर्म्स, मतलब जितने भी तीनों टर्म्स है वो सभी के सभी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, और उन सभी को करेक्ट करने के लिए हमें जो है करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा और बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो Q इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा ई क्यू डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा डैश एन वाई। यहाँ पे गामा ई क्यू इज इक्वल टू गामा बी इंटू जेड जी प्लस गामा डैश इंटू डी एफ माइनस जेड जी बाई डी एफ। ठीक, एंड जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे वो हम लोग किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पे Q U इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू आर क्यू स्टार प्लस 0.5 बी गामा एन क्यू आर वाई स्टार। आर वाई स्टार इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस जेड बाई जेड वाई बाई बी, एंड आपका जो आर क्यू स्टार है वो हाफ इंटू 1 प्लस जेड जी बाई डी एफ जो है हमारा ये होगा। ठीक, ये आपका जो है मतलब ये वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, और ये जो है आपका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गामा ई क्यू से, राइट। अब बात करेंगे कि कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए। तो पहला मेथड है एनालिटिकल या स्टैटिक मेथड यूज करते हैं, दूसरा मेथड होता है कोडल प्रोविजंस, और तीसरा मेथड होता है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में 3-4 तरीके का मेथड होता है, जैसे प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये जो है टेस्ट यूज किए जाते हैं फील्ड मेथड में, यानी फील्ड में ट्राई किए जाते हैं, उसमें टेस्ट किए जाते हैं, उसकी मदद से हम लोग जो है बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेट लोड टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये डिज़ाइन किया गया है मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस विच इज़ यूज्ड इन रिजिड पेमेंट। जब रिजिड पिगमेंट या पेमेंट होता है तो उस कंडीशन में प्लेट लोड टेस्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो है बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अ पीट ऑफ साइज नॉट लेस देन 5 times द साइज ऑफ रिजिड प्लेट इन एक्सकैवेशन हैविंग डेप्थ इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जो डेप्थ होना चाहिए वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के इक्वल होना चाहिए, और रिजिड प्लेट का जो साइज होना चाहिए वो 5 times से कम नहीं होना चाहिए। जो पीट ऑफ का साइज होगा वो जो रिजिड प्लेट होगा उसका साइज में भी मतलब उसका जो साइज होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, विच में बी
सर्कुलर और स्क्वायर आपका होगा। रिजिड प्लेट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ प्लेट के सेंटर में एंड 3 डायल गेज इज अटैच, 3 डायल गेज अटैच कर देते हैं 120 डिग्री पे एक दूसरे से, टू मेजर द सेटलमेंट एंड एवरेज सेटलमेंट शुड बी कंसिडर, है ना। या सेटलमेंट और जो एवरेज सेटलमेंट है उसको कंसिडर करते हुए क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड लोड ऑन द प्लेट इज अप्लाइड थ्रू जैकिंग मैकेनिज्म विच कैन बी रिकॉर्डेड, जो जैकिंग मैकेनिज्म है उसकी मदद से उस पर जो है लोड जो है लगाते हैं, और लोड लगाने के बाद हमें जो है लोड जो सेटलमेंट कर्व बनाएंगे उसको, और उसके अनुसार हम लोग जो है मेजर करते हैं कि भाई कितना हमारा हो रहा है। Shear failure occur when plate settling suddenly at a faster rate in case of dense and stiff soil, where in case of loose soil failure is progressive, है ना। डेंस सॉइल में सडनली हो जाए और लूज सॉइल में प्रोग्रेसिव हो जाए तो उस कंडीशन में shear failure जो है हमारा अकर होगा जब प्लेट जो है सडनली सेटलिंग होना स्टार्ट कर देगा। नोट पॉइंट यहाँ पे ये रखना है कि इफ कोहेसिव सॉइल यानी क्ले, देन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिपेंड ऑफ द देयर साइज, मतलब उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। देयरफॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज सेम एज प्लेट, उन्हें सेम होगा जैसा कि प्लेट का होगा उसके जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग डिपेंड कर रहे हैं उसके साइज के ऊपर, प्लेट के साइज के ऊपर। किस केस में, तो क्ले के केस में। वही अगर सॉइल अगर सैंड होगा तो उस कंडीशन में QU यानी जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज साइज एंड विड्थ ऑफ फुटिंग। जैसे जैसे साइज ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो है जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, QU प्लेट इज इक्वल टू QU फाउंडेशन। यहाँ पे QU फाउंडेशन इज इक्वल टू QU प्लेट इंटू B फाउंडेशन बाय B प्लेट। ठीक, अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एलोएबल बियरिंग प्रेशर बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे एलोएबल बियरिंग प्रेशर वो देखते हैं। तो SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP इंटू BP प्लस 0.3 बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर किसके लिए, फॉर डेंस सैंड के लिए। वही अगर क्ले के लिए बात किया जाए तो SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP। एंड आपका बात किया जाए आपका फॉर सिल्ट जिसमें जनरली n का वैल्यू जो है 0.5 लेकर चलते हैं, तो उस कंडीशन में SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP का होल पावर n प्लस 1। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इसमें से कोई 3 टर्म्स आपको जो है दिए हुए रहेंगे, उससे में से कोई एक टर्म को जो है आपको क्या निकालना होगा, वैल्यू। 3 टर्म दिया हुआ रहेगा, एक टर्म निकालना रहेगा, लेकिन क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे बड़ा और आपको समझ में आएगा नहीं तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। बात किया जाए BF एंड BP की, तो ये जो है आपका मीटर में होता है, विड्थ ऑफ विड्थ एंड फुटिंग एंड प्लेट के लिए, है ना। जो फुटिंग का विड्थ है वो और जो प्लेट का विड्थ है वो। यहाँ पे गलती लिखा गया, एंड नहीं है, यहाँ पे आप कर लो ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग एंड प्लेट, है ना। प्लेट का विड्थ या फिर फुटिंग का विड्थ। तो यहाँ पे जो BF है, ये BF जो है वो विड्थ ऑफ फुटिंग और BP जो है विड्थ ऑफ प्लेट आपका हो जाएगा। एंड SP एंड SF जो है ये mm में आपका जो है मिलेगा, जो कि हमें प्रेशर बताएगा कि भाई प्लेट में कितना है और फुटिंग में कितना होगा। अब अगला जो टेस्ट है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। A split spoon sampler is driven by dynamic mechanism hammer। डायनेमिक मैकेनिज्म हैमर की मदद से जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है उसकी मदद से करते हैं। जो सैम्पलर होता है वो प्लेस किया जाता है ओवर द सॉइल इन बोर होल की में, एंड टेस्ट इज कंडक्टेड आइदर एट एवरी 2 to 5 मीटर, है ना, 2 से 5 मीटर में के इंटरवल पे एट चेंज ऑफ
स्ट्रेटम को चेंज भी करते रहते हैं। एंड पेनिट्रेशन पर विलो ऑफ हैमर इज कॉल्ड सेट, जैसे जैसे पेनिट्रेशन होते जाता है पर विलो हैमर के द्वारा उसको सेट कहते हैं। एंड जो वेट ऑफ हैमर होता है वो 65 kg का होता है। एंड हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर जो होता है वो 75 mm का होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके का जो है आपका लगा हुआ रहता है, यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ रहता है, इस पे जो है क्या करते हैं हैमर से मारते रहते हैं और इस धीरे 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 ये क्या जाता है धंसते चला जाता है। ठीक है, ये धंसते चला जाता है। ओके, जो SPT नंबर होता है इसमें कैलकुलेट होता है। SPT नंबर जो होता है वो यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर होता है। ये नंबर जो है विलो द हैमर इज रिक्वायर्ड फॉर 300 mm ऑफ सैम्पलर, मतलब एक अच्छा खासा नंबर जो है SPT नंबर की मदद से जो है हम लोग निकाल पाते हैं कि कितना उसका जो है बियरिंग कैपेसिटी हुआ है। द यूजुअली टेस्ट ऑन परफॉर्म्ड इन 3 स्टेज 150 mm each and SPT number is taken as number of blow required for last 300, मतलब इस तरीके का जो स्टेजेस है 3 स्टेजेस में करते हैं, लेकिन 150 mm के इंटरवल पे तो 4 बार करेंगे, लेकिन अंतिम का जो 300 mm होगा है ना, मतलब 3 स्टेज में करेंगे तो 2 होगा, तो 2 बार में 300 mm आ जाएगा। तो 300 mm लास्ट के 2 जो 300 mm है उस पे जो SPT नंबर आएगा उसको यूज करके जो है हम लोग करेंगे कैलकुलेट। लेकिन जो फर्स्ट जो 150 mm पेनिट्रेशन होगा उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट का 150 mm होता है वो सेल्फ वेट जो होता है स्ट्रक्चर्स का या फुटिंग का या जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसके कारण से जो जा रहा है वो हमारा यहाँ पे होता है। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ SPT नंबर इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। पहला कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, तो लेट एन नोट इज ओवरबर्डन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ SPT यानी स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया। N1 जो है करेक्टेड वैल्यू है ओवरबर्डन प्रेशर का, तो N1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा N नोट इंटू 300 बाई सिग्मा नोट प्लस 70। तो यहाँ पे जो सिग्मा बार नोट होगा वो 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस समय ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगे हम लोग। एंड दूसरा कि वाटर टेबल एंड डाइलिटेंसी या फाइन करेक्शन लगाएंगे इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट और एबव द टेस्ट लेवल, है ना, टेस्ट लेवल या टेस्ट लेवल पे या उसके ऊपर अवेलेबल रहेगा वाटर टेबल को, तो वाटर टेबल करेक्शन या डाइलिटेंसी या फाइन करेक्शन लगाएंगे। इफ वाटर टेबल इज बिलो टेस्ट लेवल देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर नीचे है तो फिर भाई क्यों लगाएंगे, ऊपर रहेगा तभी तो लगाएंगे ना। द करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवरबर्डन प्रेशर इज फर्दर करेक्टेड फॉर प्रेशर ऑफ वाटर टेबल, है ना, वाटर टेबल के प्रेशर के लिए भी जो है उसको करेक्ट करेंगे। लेट N2 इज करेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉर वाटर टेबल, सो N2 इज इक्वल टू 15 प्लस 1/2 इंटू N1 माइनस 15, सो N1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 15 से, और अगर N1 जो है छोटा हो जाए 15 से तो उस कंडीशन में करेक्शन फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। सो N फाइनल इज इक्वल टू N एवरेज इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND बाई 4, ये कंडक्ट किया जाएगा। अलग अलग जो लेवल से जो हम लोग क्या निकालें वैल्यू निकालें SPT नंबर्स, वो उसका यूज करते हुए हम लोग जो है इस टेस्ट का फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, और N का वैल्यू जो आ जाएगा उसकी मदद से हम लोग जो है क्या कर देंगे बियरिंग कैपेसिटी जो है निकाल देंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से। अब इस टॉपिक का लास्ट टर्म है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन फॉर फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट के लिए होता है। इन लूज सैचुरेटेड सैंड और सिल्ट ड्यू टू डायनेमिक इफेक्ट वाइब्रेशन एंड सेस्मिक इफेक्ट पोर प्रेशर मे इंक्रीज एंड इफेक्ट स्ट्रेस डिक्रीजेज, यानी शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेज। तो
उस कंडीशन में कब, जब सॉइल सैचुरेटेड होता है और वो लूज सैंड होता है या सिल्ट होता है, तब हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है। सच सडन लॉस in shear strength will result into large settlement of building and vertical upward flow nudely water occur. Such phenomenon is called liquefaction. लिक्विफैक्शन में क्या हो रहा है कि बियरिंग कैपेसिटी और जो शियर स्ट्रेंथ है सडनली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से बिल्डिंग जो है हमारा धंसना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जो सडन लॉस होता है उसी को जो है लिक्विफैक्शन कहा जाता है, या ये जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर सी शोर एंड रिवर बैंक, है ना। नदी के किनारे में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं, घर वगैरह, वहाँ पे या जो समुद्र के किनारे घर वगैरह बने हुए रहते हैं, उसमें लिक्विफैक्शन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इन डेंस सैंड और कोर्स सैंड एंड क्ले लिक्विफैक्शन विल नॉट अकर, है ना। अगर डेंस सैंड है या कोर्स सैंड है या क्ले है तो उसमें लिक्विफैक्शन की जो फिनोमेनन है या जो प्रोसेस है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेंस है यार। जनरली बस नदी के किनारे और जो समुद्र के किनारे जो घर बने हुए होते हैं उसमें ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।